सभी का आज के इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा छठी से 10वीं की हिंदी के लिए जो व्याकरण का उपयोगी विषय बिंदु है, कारक और उसके भेद। बच्चों, आज हम इस विषय बिंदु का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, यह विषय बिंदु कक्षा छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन कक्षा 10वीं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि वहाँ जो पद परिचय वाला जो विषय बिंदु है उसको समझने के लिए हमें कारक को समझना अति आवश्यक होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करते हैं कारक, जिसे इंग्लिश में केस बोलते हैं। इस आखिर कारक होता क्या है? सबसे पहले हम कारक की परिभाषा जानने का प्रयास करते हैं कि कारक होता क्या है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। कारक जो है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका, किनका, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध सूचित हो, पता चले, संबंध का बोध हो, तो उस रूप को कारक कहा जाता है। या संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है, अगर जो क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। और कारक वाक्य में यह भी हमको बताता है, इंगित करता है कि वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का काम क्या है। कारक हमको कई रूपों में देखने को मिलते हैं। तो देखा जाए तो संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध है क्रिया के साथ, ठीक है, उसे स्पष्ट करने का काम कारक करते हैं। तो बच्चों, जो कारक हैं तो एक जो वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे पत्ता पेड़ से गिर गया, तो पत्ता और पेड़ के संबंध को, अगर जो पत्ता और पेड़ का संबंध है उसको दर्शाने के काम जो रेखांकित शब्द हैं से कर रहा है कि पत्ता पेड़ से अलग हो गया। राम ने पत्र लिखा, तो राम और पत्र में क्या संबंध है कि राम के द्वारा पत्र लिखा गया है। तो यहाँ ने जो वर्ड है, ये जो कारक है, ये राम और पत्र के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। यह पुस्तक राम की है, तो पुस्तक और राम के बीच में जो वो पुस्तक है और उस राम के बीच में क्या संबंध है, इसको स्पष्ट किया जा रहा है। हे राम, आप कहाँ हो, तो यहाँ हम भगवान श्री राम को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। सौरभ मोहन के लिए पेन लाया, तो पेन किसके लिए लाया गया, सौरभ के द्वारा मोहन के लिए लाया गया। तो जो रेखांकित शब्द हैं इन वाक्यों में, जैसे वह साइकिल से स्कूल जाता है, तो यहाँ जो जितने भी रेखांकित शब्द हैं वो रेखांकित शब्द जो दो संज्ञाओं के बीच में और संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को उजागर करने का काम कर रहे हैं। बच्चों, ये सारे जो रेखांकित शब्द हैं इनको हम कारक विभक्ति के नाम से जानते हैं। इनको कारकों की विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो जो कारक हैं जो वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे इस चित्र में दिख रहा है कि पेड़ से पत्ता गिर गया, तो पेड़ से पत्ते के अलग होने का भाव है यहाँ पे। इसी प्रकार पेन से जो पत्र लिखता है, ठीक है, तो राम ने पत्र लिखा, राम जो पत्र लिखने का प्रयास कार्य कर रहा है, तो उसको हम छवि के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब बच्चों, कारकों के भेद कितने हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो कारक हैं, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध है, वो कितने प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, कारक हैं, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। जैसे जो इस चित्र में आपको एक जो पेड़ के माध्यम से दिख रहा है, एक पौधे के माध्यम, इसकी जो पत्तियों में कारकों के नाम लिखे हुए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखें तो जो अलग अलग भाषाएं हैं उनमें कारकों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है, और कारक के अनुसार जो शब्द रूप का परिवर्तन है वो भी अलग अलग होता है। हम बात करें संस्कृत की और हिंदी की, चूंकि हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। और कारक विभक्ति क्या होती है, जो दो क्रियाओं, जो दो संज्ञा सर्वनाम के मध्य या संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध दर्शाने वाले जो शब्द चित्र जो शब्द होते हैं, उन्हें हम जो शब्द रूप होते हैं उन्हें हम कारक विभक्ति कहते हैं। तो बच्चों, जो कारक हैं वो 8 प्रकार के हैं। जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक,
इसी प्रकार अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो बच्चों ये जो कारक हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। बच्चों जैसे इस चित्र के माध्यम से आपको दिख रहा है, ये कारकों के नाम हैं, ये इनके विभक्ति चिन्ह हैं और ये इनके एक एक उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह ने है, तो गोपी ने कहानी सुनाई, तो गोपी ने जो शब्द है ये जो है ये कर्ता कारक है। कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह को है, श्याम ने पौधों को पानी दिया। करण कारक इसका से है, साधन के लिए आता है, मोहन ने लकड़ी से मेज बनाई। संप्रदान के लिए है, इसका चिन्ह मोहन ने राम के लिए जलेबी खरीदी। ठीक है। अपादान कारक है, यहाँ अलगाव का भाव है, अलग होने का भाव है, वृक्ष से पत्ता गिरा। संबंध कारक है, संबंध स्थापित कर रहा है, राम मोहन का पुत्र है, जो का शब्द है इसका जो प्रसर्ग है। अधिकरण है, जो इसमें कमल सरोवर में खिला है, तो ये में जो शब्द है ये अधिकरण कारक को दर्शा रहा है। संबोधन कारक है, हे अरे ओ आते हैं इसमें जो प्रसर्ग हैं, अरे श्याम तुम कहाँ गए थे। तो बच्चों इस प्रकार अब मैंने आपको इस जो लिस्ट के माध्यम से, सूची के माध्यम से और आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कारक कौन कौन से हैं। ये 8 कारक हैं, ये इनके प्रसर्ग या विभक्तियाँ हैं और इनका जो है विवरण है कि भाई ये क्या कार्य कर रहा है। कर्ता कारक, इसकी विभक्ति ने होती है और ये क्रिया को करने वाले का बोध कराता है। कर्म कारक है, इसकी विभक्ति को होती है, कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसका बोध कराता है। करण कारक से या के द्वारा इसकी विभक्ति होती है, क्रिया को करने का साधन क्या रहा, मीन्स क्या रहे। ठीक है, तो वो उसके बारे में दर्शाता है। बच्चों से जो है करण कारक में भी आता है और अपादान में भी आता है। तो यहाँ जो करण कारक में आएगा वो साधन के लिए आएगा और अपादान में आएगा वो अलग होने के भाव के लिए आएगा। संप्रदान, इसकी विभक्ति के लिए होती है, मतलब जिसके लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं वहाँ संप्रदान कारक होता है। अपादान जैसे बताया आपको मैंने, अलगाव होने का भाव है, अलग होने का भाव है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना। संबंध कारक है, इसके प्रसर्ग विभक्ति का की के एक होते हैं, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध स्थापित जो ये प्रकट करता है। अधिकरण में पे पर इसके प्रसर्ग हैं, तो क्रिया के आधार का बोध हो रहा है कि क्रिया का आधार कहाँ है, किस स्थान पर है। संबोधन में हे अरे ओ होता है, इसके जो प्रसर्ग ये हे अरे होते हैं और यहाँ पर किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव होता है। तो बच्चों इन सब विभक्तियों को याद करने के लिए एक छोटी सी पंक्तियाँ लिखी गई हैं किसी के द्वारा, मैं आपको पढ़ता हूँ। कर्ता ने अरुकर्म को, तो कर्ता के साथ ने लगा हुआ है, अरुकर्म को कर्म के साथ को लगा हुआ है। कर्ता ने अरुकर्म को करण रीति से जान, करण क्या होता है, ये रीति है, साधन है, तो से इसका प्रसर्ग है। संप्रदान को के लिए, संप्रदान कारक के लिए को भी आता है और के लिए भी आता है, कई बार अधिकतर के लिए आता है लेकिन कई बार को भी आता है। अपादान से मान, और अपादान जो है से आता है, इसमें अलगाव का भाव है। का के की संबंध है, का के की किसके है, संबंध कारक का है। अधिकरण अधिक में मान, और अधिकरण में क्या आता है, में पे पर आता है। रे हे हो संबोधन है, ये क्या है, संबोधन कारक के हैं। मित्र धरऊ यह दान, तो आप इस प्रकार अगर इस पद को याद कर लोगे तो आपको सभी कारकों की विभक्ति याद हो जाएगी। बच्चों जो सबसे एक विशेष बात है इसके अंतर्गत कि कर्ता से और अधिकरण तक की जो कारक हैं उनके विभक्ति चिन्ह होते हैं या प्रसर्ग होते हैं जिनको बोलते हैं, वो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के जो चिन्ह हैं वो जो है वो प्राय शब्द के पूर्व में लगाए जाते हैं। तो बच्चों ये वाली बात हमको ध्यान रखने वाली है। तो बच्चों हम कारकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में क्या होता है, जैसे बताया वो कार्य को करने वाले का बोध कराते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध होता है, काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, तो वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका जो प्रसर्ग जैसा था मैंने विभक्ति ने होती है। इस ने चिन्ह का जो प्रयोग है वो वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता है। तो हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्रिया को करने वाला कौन है। ठीक है, तो हम क्रिया से सवाल कर सकते हैं अगर जिसमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ है कि कौन क्रिया कर रहा है या क्रिया किसके द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो हमें उसका कर्ता का उत्तर मिल जाता है। तो जो ने चिन्ह का प्रयोग है वो वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग किया जाता है। सकर्मक जो धातु है
क्रिया के रूप में उनके साथ भूतकाल में प्रयोग होता है सर। जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये मारा जो क्रिया है यहाँ पे सकर्मक क्रिया है, और ये जो काल है वह जो भूतकाल है, तो यहाँ ने लगा हुआ है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, लेकिन दूसरा सेंटेंस है राम स्कूल जाता है, तो यहाँ परसर्ग का प्रयोग नहीं है क्योंकि ये वर्तमान काल का वाक्य है। तो इस वाले वाक्य में हम कैसे पता लगाएंगे, अगर राम अंडरलाइंड है तो कौन सा कारक है, कैसे पता चलाएंगे? तो हम क्रिया जो जाता है सवाल करेंगे, कौन जाता है, कौन जाता है? राम। तो हमको इस प्रकार इसका उत्तर निकालना पड़ता है। तो वैसे इसकी विभक्ति ने होती है, लेकिन ने विभक्ति सिर्फ सामान्य भूतकाल में और सकर्मक क्रिया के साथ में ही प्रयोग में लाई जाती है। बाकी हमको कौन के माध्यम से उत्तर निकालना पड़ता है। जैसे जो बच्चा स्कूल जाता है और राम ने रावण को मारा, इस छवि के माध्यम से मैंने आपको ये सेंटेंस बताने का प्रयास किया है। तो बच्चों इसकी ट्रिक क्या है कर्ता कारक के पहचानने की, कि वाक्य में हमको क्रिया से प्रश्न करना है, कौन, किसने या किसके द्वारा ये कार्य किया गया है, और जब हम उत्तर मिलता है हमको तो वो उत्तर कर्ता कारक ही हमको प्राप्त होता है। जैसे बच्चों इसमें आपको समझाने का प्रयास किए, पहले वाक्य में क्रियाकर्ता राम है क्योंकि ने है वो परसर्ग लगा हुआ है इसमें, और चूंकि क्रिया मारा भूतकाल की क्रिया है और सकर्मक क्रिया है इसलिए इसके साथ में ने का प्रयोग किया गया है। और दूसरे वाक्य में क्रिया जो है उसके साथ में जो क्रिया वर्तमान काल की है इसलिए उसके साथ में परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बच्चों और भी इसके कुछ बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी जो परसर्ग नहीं लगता है, अकर्मक क्रिया है, सिर्फ भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही ने का प्रयोग होता है। जैसे वह हंसा, ठीक है, तो वह हंसा है ये जो अकर्मक क्रिया है और भूतकाल की इसके साथ में हमने परसर्ग नहीं लगाया है। वर्तमान काल और भविष्यत काल की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह फल खाता है, कौन फल खाता है? वह, तो वह इसमें कर्ता कारक का काम कर रहा है। या वह फल खाएगा, कौन खाएगा? वह। कभी कभी कर्ता के साथ से का प्रयोग भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हमने बच्चों वाच्य पढ़े हैं, तो अगर वाच्य भाववाच्य या कर्मवाच्य है तो वहाँ कर्ता के साथ में से या के द्वारा का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे राम से पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, तो यहाँ जो दूसरा है उससे शब्द लिखा नहीं गया, तो हमको इसका पता लगाने के लिए हमको जो क्रिया है पढ़ी गई, तो हमको इससे सवाल करना है किससे पुस्तक पढ़ी गई? किससे? सीता से, ठीक है, उससे शब्द लिखा नहीं गया, किससे लिखा नहीं गया? उससे। तो हमको यहाँ कर्ता कारक की पहचान कौन कौन, ठीक है, या किससे या किसके द्वारा, इस प्रकार हम सवाल करेंगे तो हमको कर्ता कारक का पता चलता है। बच्चों हम दूसरा कारक देखते हैं कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या है? जिसमें कर्ता जो क्रिया है, क्रिया के होने का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है बच्चों वही क्या है? वही कर्म कारक कहलाता है। तो कार्य का फल और जो प्रभाव है जिस पर पड़ रहा है, क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसका परसर्ग क्या है? विभक्ति क्या है? को है। और यह परसर्ग भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है, ठीक है। जैसे राम ने आम को खाया, तो यहाँ को लगा हुआ है, क्लियर है, ठीक है, तो हमको यहाँ तो हमको दिख रहा है। अगर हमको नहीं अगर परसर्ग हो तो हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्रिया सवाल कर, इसमें क्रिया सवाल करना पड़ता है, क्या खाया? आम खाया, ठीक है, किसको खाया? आम को खाया। तो हमको यहाँ आम कर्म है क्योंकि राम के जो कार्य जो है खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है, ठीक है। तो हम बच्चों अब कुछ ऐसे सेंट जिसमें हमको पता लगाने के लिए इसकी लिए ट्रिक क्या है इसकी, कि वाक्य में क्रिया से प्रश्न करना है, क्या और किसे, ठीक है, और किसको। अगर इनमें इनका उत्तर मिलता है तो वो क्या है? वो कर्म कारक होता है, ठीक है बच्चों। वैसे हमने कर्म पहचानने का जो तरीका है वो हमने वाच्य के टॉपिक में भी पढ़ लिया है बच्चों। जैसे इसके कुछ और उदाहरण देखें हम, मोहन ने शेर को मारा, ठीक है, को आ गया इसमें। लड़की ने पत्र लिखा, अब लड़की ने यहाँ तो कर्ता कारक हो गया, अब पत्र लिखा, तो यहाँ क्या लिखा? पत्र। जो पत्र यदि रेखांकित है, अंडरलाइंड है, तो पत्र कौन सा कारक हो जाएगा? वो कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। जैसे पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल शेर पर पड़ रहा है और शेर कर्म है, इसमें जो परसर्ग है को भी लगा हुआ है। और दूसरे वाक्य में लड़की जो लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ रहा है और पत्र क्या है? इसमें कर्म है, लेकिन यहाँ परसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो परसर्ग नहीं लगा हुआ है फिर भी हम पहचान सकते हैं।
तो उसके पहचानने का तरीका ऐसा बताया आपको हमने, क्या और किसे सवाल करना है। अगर क्या और किसे में अगर उत्तर में आपको जो अंडरलाइंड वर्ड रहे, अगर हमको जिस शब्द के बारे में पूछा जा रहा है वो पता लग जाता है, या फिर जो हमको उत्तर मिल रहा है वही उसका कर्म होता है। जैसे लड़की ने पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र, तो पत्र क्या है, इसमें कर्म कारक है। तो और किसने लिखा, लड़की ने, तो लड़की क्या है, इसमें कर्ता कारक है। तो कार्य को करने वाले का पता लगाने के लिए हमको कौन, ठीक है, या किसके द्वारा है, किससे, ठीक है। और अगर कर्म का पता लगाना हमको तो क्रिया सवाल करना है, क्या और किसे। इस प्रकार हम कर्म कारक का पता लगा सकते हैं। बच्चों जैसे इसमें है कि जो आम है वो कैसे हैं, जो वो खट्टे हैं, ठीक है। और जो है राम ने आम को खाया, आम खाया, क्या खाया, आम। इसी प्रकार राम ने रावण को मारा, तो राम करता है, और किसे मारा, रावण को, तो रावण क्या है, इसमें कर्म है, क्योंकि रावण के जो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा है, राम के क्रिया का प्रभाव रावण पर पड़ रहा है। इसी तरह किसी ने शेर को मारा, किसे मारा, शेर को, तो यहाँ मारने का प्रभाव किसे पड़ रहा है, शेर पर पड़ रहा है। तो इसी प्रकार ये सब कर्म कारक के उदाहरण हैं। बच्चों अगला जो एग्जाम्पल है, अगला जो है भेद इसका है करण कारक। जो करण कारक है वो साधन के लिए आता है, मीन्स के लिए आता है कि क्रिया किस माध्यम से की गई है, किसके द्वारा की गई है। तो संज्ञा और आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो कि क्रिया कैसे की गई है, किसके द्वारा की गई है, तो वहाँ उसकी, या फिर क्रिया किसकी सहायता से हो रही है, वहाँ करण कारक होता है। इसका प्रसर्ग क्या है, से अथवा के द्वारा होता है। जिसकी सहायता से कोई कार्य कर रहे हैं वो से हम करण कारक कहते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है, ठीक है, तो वह कलम से, लिखने का साधन क्या है, कलम है, तो यहाँ से है, उस साधन के लिए आया है। इस वाक्य में कलम जो है करण है, क्यों क्यों करण है, क्योंकि लिखने का काम, जो काम है वो कलम से किया जा रहा है। कलम एक साधन के रूप में इस्तेमाल हो रही है, प्रयुक्त हो रही है। बच्चों उसके कुछ और उदाहरण देखें, जैसे हम कि अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, ठीक है। तो बच्चों हम इसमें अब तक पढ़े तीनों कारकों का पता लगा सकते हैं। अब अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो क्रिया क्या है, मारा, ठीक है। अब हम देखें कर्ता कारक क्या है, किसने मारा, अर्जुन ने, तो अर्जुन ने कर्ता कारक हो गया, ठीक है। कौन, किसने और किससे, हमको सवाल करना है कर्ता कारक के लिए, कौन, किसने और किसके, किससे या किसके द्वारा। अगर इसका उत्तर मिलता है तो वो कर्ता कारक है। इसके बाद है क्या और किसे, तो क्या मारा हमको पता लग रहा है, ठीक है। किसे मारा, जयद्रथ को, तो हमको ये कर्म कारक का उदाहरण मिल गया, ठीक है। अब है किससे, किससे मारा, साधन क्या रहा, किससे, ठीक है। तो किससे मारा, बाण से मारा, ठीक है। तो बाण है वो साधन का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये करण कारक का उदाहरण है। ऐसे बालक गेंद से खेल रहे हैं, किससे खेल रहे हैं, गेंद से, गेंद साधन है। तो पहले वाक्य में जो कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया है, बाण साधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए बाण करण कारक है। और दूसरे वाक्य में जो कर्ता बालक हैं, खेलने का कार्य गेंद से कर रहे हैं, इसलिए गेंद करण कारक हैं। बच्चों इसकी जो पहचानने की ट्रिक क्या है कि हमको वाक्य में जो क्रिया है उससे प्रश्न करना है किससे, ठीक है। किससे क्या करना है, किससे, और किससे का उत्तर मिल रहा है तो वो उत्तर जो करण कारक ही वो होता है। बच्चों इसके बाद हम इसका, जैसे हमने इसमें छवि के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास किया है कि अर्जुन ने बाण से किसको मारा, जयद्रथ को मारा। अर्जुन कर्ता कारक है, जयद्रथ कर्म कारक है, और बाण, बाण जो है एक करण कारक है, साधन का इस्तेमाल, जो साधन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बच्चों अगला है इसमें संप्रदान कारक, ठीक है। अब संप्रदान कारक क्या है कि जो संप्रदान कारक होता है देना, अर्थात हम क्रिया किसके लिए की जा रही है, ठीक है। तो संप्रदान का अर्थ होता है देना, मतलब अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, क्रिया करता है, अथवा जिसे कुछ देता है, उसे हम व्यक्त करने के लिए हम जो है संप्रदान कारक का इस्तेमाल करते हैं। और इसका प्रसर्ग क्या है, के लिए होता है, लेकिन कई बार को प्रसर्ग का भी प्रयोग इसमें हो जाता है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि कर्ता जो क्रिया कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, ठीक है। अगर किसी के लिए क्रिया की जा रही है तो वहाँ संप्रदान कारक है। चूंकि को की विभक्ति है, को प्रसर्ग है, कर्म कारक में भी आती है, तो को कर्म कारक में कब आएगा, कब कर्म बनेगा, जब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा,
जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पे पड़ रहा है, जिस पे पड़ रहा है वो कर्म होगा। लेकिन यहाँ क्रिया जिसके लिए की जा रही है वो संप्रदान कारक है। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ, ठीक है, ये सेंटेंस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, मैं दिनेश को चाय बना रहा हूँ, ठीक है। कई बार ऐसे ही हम बोल देते हैं, तो दिनेश को, तो यहाँ जो दिनेश है वो कर्म नहीं है, बल्कि दिनेश के लिए कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक है। क्योंकि जो मैं है, मैं जो करता है वो दिनेश के लिए कार्य कर रहा है। दिनेश यहाँ संप्रदान की अवस्था में है, वो प्राप्त करने की अवस्था में, और मैं उसके लिए कार्य कर रहा है। बच्चों से कुछ और एग्जाम्पल हम देखें इसके। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, ठीक है। अब यहाँ देखो स्वास्थ्य के लिए तो यहाँ संप्रदान कारक है। सूर्य को नमस्कार करो, ठीक है, तो सूर्य है यहाँ पे कर्म कारक है। हितेश गुरुजी को फल दो, गुरुजी को फल दो। अब यहाँ पे है जो तो गुरुजी जो है वो फल दे, यहाँ पे गुरुजी के लिए फल दिया जा रहा है। तो यहाँ जो है कई बार हम को का प्रयोग कर देते हैं, जबकि यहाँ पे के लिए का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो क्रिया जो करता है वो क्रिया किसके लिए कर रहा है। अगर उसके लिए कर रहा है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। यहाँ स्वास्थ्य के लिए और गुरुजी को या गुरुजी के लिए दोनों संप्रदान कारक हैं। बच्चों यहाँ हमको अब इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है कि हमको क्रिया से प्रश्न करना है किसके लिए, ठीक है। जैसे दूसरा भाग है हितेश गुरुजी को फल दो, किसके लिए फल देंगे, गुरुजी के लिए। तो यहाँ हम ऐसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, किसके लिए करो, स्वास्थ्य के लिए करो, ठीक है। तो यहाँ हमको ये संप्रदान कारक प्राप्त होता है। और कर्म कारक में हमको क्या सवाल करना पड़ता है, क्या और किसे। जैसे पहले से वाक्य में स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, किसे नमस्कार करो, सूर्य को, तो वहाँ कर्म कारक होता है। लेकिन किसके लिए अगर हम प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है तो वो संप्रदान कारक होता है। बच्चों अगला इसका, जैसे हम सूर्य नमस्कार को मैंने आपको छवि के माध्यम से दिखाया है कि हमको स्वस्थ रहने के लिए सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार की विभिन्न प्रकार की मुद्राएं हैं, पोस्चर्स हैं। बच्चों अगला है अपादान कारक। अब अपादान कारक है, वो अपादान क्या होता है, ये अलगाव का भाव है, अलग होने का भाव है, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध हो, अथवा कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिससे अलग हो रहा है वह अपादान कारक होता है। जैसे और इसका प्रसर्ग है से या पृथक या अलग। पेड़ से आम गिरा, तो यहाँ पेड़ से जो आम है यहाँ साधन के लिए नहीं है, अलग होने के लिए, कि पेड़ से आम अलग हो गया। और करण कारक में वो साधन के लिए आता है। जैसे पेन से पत्र लिखा, पेन के जरिए पत्र लिख रहा है। तलवार से वार किया, तो तलवार साधन के रूप में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब से है इसमें अपादान कारक में, वो अलगाव के लिए आ रहा है, अलग होने के लिए आ रहा है। तो यहाँ जो वाक्य है उसमें पेड़ जो अपादान की अवस्था में है, क्योंकि पेड़ जो आम है वो पेड़ से गिरा है, अलग हुआ है, ठीक है। तो पेड़ से वो अपादान कारक है। अब आम गिरा, क्या गिरा, आम, तो आम जो है वो कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमको इनको ये सारे जो प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ ट्रिक के लिए, इन सारे प्रश्नों को आपको जो याद करना है, ताकि आप ये पता लगा सकें कि ये कर्म कारक है या ये कर्ता कारक है या ये करण कारक है या ये संप्रदान कारक है या ये अपादान कारक है। बच्चों कर्ता कारक के लिए हमको प्रश्न करना है कौन, ठीक है, कौन जो है किससे या किसके द्वारा, ठीक है। और कर्म कारक के लिए क्या और किसे करना होता है प्रश्न हमको। इसी प्रकार अगर करण कारक के लिए है तो हमको है कि क्रिया किससे की जा रही है, साधन क्या है। और संप्रदान कारक में किसके लिए की जा रही है, ठीक है। और अपादान में किससे अलग हुआ है, वो कहाँ से अलग, वो जो अपादान में क्या होगा, वो कहाँ से आएगा वर्ड, और करण में किससे आएगा, ठीक है। तो पेड़ से आम गिरा, अगर इसको हम करें किससे आम गिरा, तो यहाँ उत्तर आप निकाल दोगे पेड़ से, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेड़ यहाँ पे साधन नहीं है, बल्कि पेड़ अलग होने का भाव है, वो दर्शा रहा है। तो बच्चों हमको ये जो प्रश्न है वो बड़े ध्यानपूर्वक याद करने हैं। बच्चों को इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे बच्चा छत से गिर गया, कहाँ से गिर गया, छत से। हम इसको सवाल करें किससे गिर गया, छत से, तो इस गलत हो जाएगा, क्योंकि किससे साधन के लिए आएगा, हमको साधन नहीं है यहाँ पे। संगीता घर से चल पड़ी, कहाँ से चल पड़ी, घर से।
इन दोनों वाक्यों में छत से और घर से इसमें अलग होने का भाव है, ठीक है। तो यहाँ पे करण कारक है और इसकी ट्रिक है, जैसे बताया आपको मैंने, हमको सवाल करना है क्रिया से कहाँ से, और करण कारक के लिए सवाल करना था किससे। किससे उत्तर मिलेगा वो साधन के लिए मिलेगा, और जो कहाँ से मिलेगा वो अलगाव के लिए मिलेगा। बच्चों इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम गलती से, अब बच्चा छत से गिर पड़ा, हमने प्रश्न कर लिया इससे किससे गिर पड़ा, छत से, तो हमको ये ध्यान रखना है कि किससे का उत्तर हमको एक साधन मिलना चाहिए, मीन्स मिलना चाहिए। अगर हमको अलगाव होने का भाव मिल रहा है तो वो हमको गलत प्रश्न हम कर रहे हैं और उसको गलत उत्तर हम इसको ग्रहण कर रहे हैं। हमको यहाँ सवाल करना है कहाँ से, ठीक है बच्चों। अब हम आगे जैसे चलते हैं, इसमें है पेड़ से पत्ता गिर गया, ठीक है, तो पेड़ और पत्ते का अलग होने का भाव है। इसी प्रकार साइकिल से बच्चा गिर गया, तो ये साइकिल से बच्चा अलग होने का भाव इसमें नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका अगला है संबंध कारक। तो संबंध है, इसमें संबंध बताएगा कि जो है शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, रिलेशन प्रकट हो, वहाँ संबंध कारक होता है। और इसके परसर क्या है, का, के, की और रा, रे, री, ठीक है। हिंदी में जनरली सामान्य रूप से का, के, की का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई का जो सर्वनामों में जो संबंध कारक हैं वो मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तेरा, तेरी, इस प्रकार का भी प्रयोग होता है, तो हमें वो भी संबंध कारक होते हैं। जैसे ये है राधे श्याम का बेटा है, तो राधे श्याम का जो है संबंध कारक है, यहाँ पे जो बेटा और राधे श्याम में संबंध स्थापित कर रहा है, इसमें राधे श्याम का बेटे से संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है। तो हमको अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे जिसमें हमको और थोड़ा सा हमको ज्ञान प्राप्त होगा। यह राहुल की किताब है, तो राहुल की संबंध कारक है। राजा मेरा भाई है, राजा मेरा, तो यहाँ भी जो मेरा, जो राजा मेरा जो वर्ड है ये संबंध कारक दिखा रहा है। इस वाक्य में राहुल की जो संबंध अवस्था में है, क्योंकि राहुल का किताब संबंध बता रहा है, और दूसरे में वाक्य में परसर्ग नहीं है लेकिन सर्वनाम मेरा है, और मेरा सर्वनाम जो होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं ये, ठीक है, जैसे हमने सर्वनाम के टॉपिक में पढ़ा था। तो ये संबंध कारक का काम कर रहा है। बच्चों इसमें हम सवाल क्या करेंगे क्रिया से, जिसको ट्रिक क्या है इसके पहचानने की, हमको सवाल करना है क्रिया से किसका, ठीक है। ये किसका, किसकी या किसके। यह राहुल की किताब है, किसकी किताब है, राहुल की, तो राहुल की संबंध कारक है। राजा मेरा भाई है, किसका भाई है, मेरा, तो मेरा इसमें क्या है, संबंध कारक का कार्य कर रहा है। बच्चों इसके इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से आपको याद करना है। इसी प्रकार सीता राम की पत्नी है और लक्ष्मण राम का भाई है, तो सीता राम की पत्नी किसकी पत्नी है, राम की, और लक्ष्मण किसका भाई है, राम का, तो यहाँ भी ये संबंध कारक का कार्य कर रहा है। तो हमको सवाल करना है किसका, किसकी या किसके, ठीक है बच्चों। बच्चों अगला जो इसका जो कारक है वो है अधिकरण कारक। अब इसमें क्रिया का आधार हमको पता चलेगा कि क्रिया का आधार क्या है। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पानी मछली में रहती है, ठीक है, सॉरी, जो मछली पानी में रहती है। बच्चों ये सेंटेंस थोड़ा उल्टा लिखा गया है, मछली पानी में रहती है, तो इस वाक्य में जो पानी में जो है वर्ड है वो या फिर पानी में मछली रहती है, ठीक है, बात एक ही है। तो पानी में जो है अधिकरण कारक है, क्योंकि ये मछली के आधार पानी का बोध करा रही है, ठीक है। तो पानी में मछली रहती है, मछली पानी में रहती है, बात एक ही है। तो पानी में जो वर्ड है वो अधिकरण कारक का कार्य कर रहा है, और इसका परसर्ग मैं, पे और पर, तीन शब्द होते हैं, मैं, पे, पर, अलग अलग हैं, मैं, पे, पर, ये इसके परसर्ग होते हैं। बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देखें इसका हम। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, कहाँ पर, फूलों पर, ठीक है। कमरे में टीवी रखा है, कहाँ, कमरे में। इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में अधिकरण कारक हैं, क्योंकि ये क्रिया के आधार का पता आधार का बोध करा रही है। तो बच्चों इसकी ट्रिक क्या है कि हमको क्रिया सवाल करना है कहाँ क्रिया हो रही है, क्रिया के कर जो है कहाँ पर हो रहा है कार्य। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, कहाँ पर, फूलों पर, तो कहाँ हमको सवाल करना है, कहाँ, कमरे में टीवी रखा है, कहाँ रखा है, कमरे में, तो कहाँ का उत्तर मिलता है हमको, वो अधिकरण कारक होता है। जैसे बच्चों इसमें है कि जो मछली है वो पानी में रहती है। बच्चों इसका अंतिम जो कारक है वो है संबोधन कारक, ठीक है। अब संबोधन कारक में क्या होता है, संबोधन के माध्यम से हम किसी को बुलाने या पुकारने का काम करते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो
वहाँ संबोधन कारक होता है और इस संबोधन कारक के साथ संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, अरे भैया हम पुकार रहे हैं किसी को, हे गोपाल यहाँ आओ। तो इन वाक्यों में अरे भैया के और हे गोपाल जो है वो संबोधन कारक का कार्य कर रहे हैं, संबोधन का बोध करा रहे हैं। बच्चों कुछ एग्जाम्पल और देखें हम, जैसे हे राम तुम कहाँ हो, हे राम, हम राम भगवान राम को पुकार रहे हैं। ठीक है बच्चों, जैसे इसके माध्यम से और हम एग्जाम्पल देखें, हे राम यह क्या हो रहा है। इस वाक्य में जो हे राम है वो संबोधन कारक का कार्य कर रहा है और इसके साथ में संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है। तो बच्चों इसकी ट्रिक क्या है कि इसकी ट्रिक ये है कि वाक्य में यदि जो है संज्ञा के आगे संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, सॉरी संज्ञा के पहले यदि जो हे राम इसमें है, तो यहाँ अगर जैसे संज्ञा के आगे यदि संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या होता है, वहाँ पर वो संबोधन कारक का कार्य करता है। तो हमें संबोधन चिन्ह पर फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको इस पूरे वीडियो के माध्यम से जो कारक जो विषय बिंदु है उसके बारे में जो मैंने जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई है, कराने का प्रयास किया है, वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।